Hello everyone and welcome back to my channel Miracle Learning. So let us continue with the solution and explanation and analysis of questions of UGC NET Public Administration exam conducted in the month of November 2020, right? June exam conducted in the month of November 2020. तो इससे पहले जो है हम 4 slots के अंदर 5 questions discuss कर चुके हैं. आज हम discuss करेंगे next 5 questions, that is question number 21 to question number 25, and the serial number of these questions can vary from set to set, right? So आइए start करते हैं. Now before we start today's question, did you do yesterday's task? हर वीडियो के एंड में मैं आपको छोटा सा टास्क देती हूँ, तो आपने वो किया कि नहीं किया, और अगर आपने नहीं किया है, मेक श्योर यू डू दीज टास्क, राइट? यू विल रियलाइज इन द एग्जाम कि रट्टा मारोइंग जो है बुक का इतना काम नहीं आएगा जितना ये छोटे छोटे टास्क जो है आपको बहुत काम आएंगे. आपके सबकॉन्शियस मेमोरी के लिए दीज टास्क आर वेरी गुड. ओके, सो मेक श्योर कि आप पहले वाला टास्क भी करें. मैंने आपको कहा था कि जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है उसको जाकर सिर्फ आपको देखना था. ओके, 2 to 5 मिनट्स. मैंने आपको कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं मांगी, जस्ट हैव आपको सिर्फ देखना है खोल के दिखती कैसे है, अगर आपने पहले नहीं देखा है. सिमिलरली आज की वीडियो में भी एंड में हम एक छोटा सा टास्क करेंगे, सो मेक श्योर कि आप वो टास्क करें. ओके, सो चलो आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन? तो इनमें से कौन कौन से जो है पॉलिसी इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं? ए स्टेटमेंट है सेटिंग प्रेफरेंसेस एंड पॉलिटिकल गोल्स. पॉलिटिकल गोल्स और प्रेफरेंसेस को, प्रायोरिटीज को सेट करना. सेकंड, असेसिंग पॉलिसी एफिशिएंसी, जो पॉलिसी है वो कितनी एफिशिएंट है उसकी असेसमेंट करना. सी इज अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी इम्पैक्ट, कि जो भी पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट है उसको समझना. एंड डी इज एग्जीक्यूटिंग कोर्स करेक्शंस इन इम्प्लीमेंटेशन, कि पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अगर कुछ गड़बड़ है उसको एग्जीक्यूट करना, रास्ता सही करना, कोर्स करेक्ट करना उसका, राइट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सेटिंग प्रेफरेंसेस एंड पॉलिटिकल गोल्स. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिसी इवैल्यूएट करने की. तो इवैल्यूएशन के अंदर हम कोई गोल्स तो सेट नहीं करेंगे, तो प्रेफरेंसेस सेट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन तो जो है बिल्कुल भी नहीं आएगा. तो जहाँ पे भी ए होगा हम उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं आएगा और ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा. तो बच कौन से गए? सेकेंड एंड थर्ड. अब सेकेंड एंड थर्ड में आप देखेंगे तो जो सी है वो दोनों के अंदर है. इसका मतलब सी स्टेटमेंट आपकी पक्का सही है. अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी इम्पैक्ट, की जो भी पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट रहा उसको समझना. तो ये इट इज मेकिंग सेंस कि पॉलिसी इवैल्यूएशन का काम होगा, तो ये तो स्टेटमेंट पक्का सही है. अब बी एंड डी में से एक आएगी, तो अब देखिए बी है असेसिंग पॉलिसी एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंट है, कितना वो आउटपुट दे पा रही है ये, तो ये भी सेंस कर रहा, मतलब इट इज मेकिंग सेंस कि पॉलिसी वैल्यूएशन का काम होगा. लास्ट है एग्जीक्यूटिंग कोर्स करेक्शंस इन इम्प्लीमेंटेशन, तो ये खाली इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोर्स करेक्शन की बात कर रहा है. हो सकता है जो पॉलिसी आपने बनाई है उसकी मेकिंग के अंदर ही कोई टेक्निकल एरर हो, राइट? तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, उसमें भी जो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड आपका ऑप्शन था वो गलत था. ये भी आपके यहाँ पे गलत होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होंगे? बी एंड सी जो स्टेटमेंट्स हैं दोज आर करेक्ट. तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज करेक्ट, राइट? So question is from unit 8 public policy and topic is policy evaluation. Now coming to next question number 22, which of the following institution was created in Britain in 1967 to examine the complaints of maladministration? ब्रिटेन के अंदर 1967 में, आपको हिंट भी दे दिया 1967 देकर, कौन सा इनमें से इंस्टीट्यूशन बनाया गया ताकि अगर कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो रही है, तो उसकी कंप्लेंट्स जो देखेगा वो कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया गया. ऑप्शंस हैं 1 विटले काउंसिल, 2 प्रोक्यूरेटर जनरल, 3 पार्लियामेंट्री कमिश्नर एंड 4 सिटीजन चार्टर. क्वेश्चन है आपका कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूके. वरना अगर हम लोकपाल भी पढ़ते हैं इंडिया के अंदर, लोकपाल जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, तो वहां पे भी हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अलग अलग नेशंस की बात करते हैं, वहां से भी आप क्वेश्चन बोल सकते हो. पर स्पेसिफिकली हम ब्रिटेन लिखा है, सो वी कैन कंसिडर दिस क्वेश्चन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूके ऑल्सो, राइट? तो अब क्या विटले काउंसिल होगा? विटले काउंसिल नहीं होगा. प्रोक्यूरेटर जनरल भी नहीं है. आंसर इज पार्लियामेंट्री कमिश्नर. पार्लियामेंट्री कमिश्नर की पोस्ट 1967 में बनाई गई ताकि वो जो कंप्लेंट्स है माल एडमिनिस्ट्रेशन की उनको एड्रेस कर सके, राइट? जो हमारे इंडिया में लोकपाल है, जो अभी काफी लेट आया इंडिया में लोकपाल, वही क्या है? पार्लियामेंट्री कमिश्नर है. जो ओम्बड्समैन
जिसको हम बोल सकते हैं। ओम्बड्समैन के नाम से ये शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? स्वीडन में सबसे पहले शुरू हुआ, राइट। और ब्रिटेन में इसका नाम क्या है? पार्लियामेंट्री कमीशन। सिटीजन चार्टर भी ये नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो ये भी नहीं होगा। विटले काउंसिल होता हमारे यूके में ही है, पर किस लिए होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हिंट है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज भी होते हैं इस बॉडी में और एम्प्लॉयर्स भी होते हैं। इसका पर्पस क्या है? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड प्रोक्यूरेटर जनरल जो है वो यूके में नहीं होता, इट इज इन यूएसएसआर, जो पहले हमारा रशिया था उसके अंदर ये होता था, प्रोक्यूरेटर जनरल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पार्लियामेंट्री कमिश्नर, राइट। Now next is which of the following is a quasi judicial body? इनमें से कौन सी quasi judicial body है? कुछ quasi judicial बोलते हैं, that means कि प्रॉपर जुडिशियल बॉडी नहीं है बट इट हैज जुडिशियल फंक्शंस। तो इनमें से ऐसी कौन सी बॉडी है? तो ऑप्शंस है, नंबर 1 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नंबर 2 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन एंड नंबर 4 बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन होके आई थी, इसमें डाउट था, इसको चैलेंज भी किया था और चैलेंज एक्सेप्ट भी हुआ था, राइट। तो दो बॉडीज हैं इनमें से, ऑप्शन में से, जो कि क्वाज़ी जुडिशियल हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन। दोनों के दोनों जो हैं वो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज हैं आपकी, ठीक है। तो इसके आंसर की रिवाइज हुई थी और उसमें आया था कि अगर आपने 1 ऑप्शन किया है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, 3rd ऑप्शन किया है तो भी आपको इसके जो है मार्क्स मिलेंगे। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिट 3 है वहां से आपका क्वेश्चन है, टॉपिक इज रेगुलेटरी अथॉरिटीज, दीज आर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, वहां से आपका क्वेश्चन आया है। सो बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। Now next is the principle of correspondence by Urvik is about। तो उर्विक जो है, लिंडॉल उर्विक हमारे थिंकर जो है, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस दिया। उनमें का जो ये प्रिंसिपल है वो किस बारे में है? ऑप्शंस क्या है? नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड नंबर 4 कोऑपरेशन, राइट। तो बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो ये किससे था रिलेटेड? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका रिलेटेड था। ये यूनिट कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज लिंडॉल उर्विक। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है कि अगर किसी के पास अथॉरिटी है किसी काम को करने की, कोई अथॉरिटी है, कोई पोजीशन है, ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए अपने काम के लिए। और अगर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको आप उस अथॉरिटी भी दो कि वो आपको काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कोई भी कोई स्टूडेंट हो सकता है, फॉर XYZ कुछ भी हो सकता है, सपोज मोहन कोई स्टूडेंट है और मैंने मोहन को बोला कि आपको क्लास में शोर नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने इसको मॉनिटर नहीं बनाया, तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा, ठीक है। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों को चुप कराने के लिए, मुझे उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी दैट यू आर द क्लास मॉनिटर, ठीक है, और आपको आपके पास पावर है और आपको इनको चुप करवाना है। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कि अगर किसी के पास अथॉरिटी है, he should also have the responsibility, उस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अगर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, he or she should also have the authority, ठीक है, कोटर्मिनस अथॉरिटी। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बाय उर्विक। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद द प्रोविजंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट, वहां से हमारे आर्टिकल्स पूछे गए हैं और ऑप्शंस में है 243A, B, C, D, मतलब 7 के जो है वो आर्टिकल्स हैं और इधर इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए हुए हैं आपने मैच करना है। सो जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। कई लोगों का मेरे पास फीडबैक भी आया कि वो जो तरीका है काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट से आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोविजन से आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं तो प्लेलिस्ट के अंदर मेमोरी ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये जो वीडियो है मिल जाएगी। ओके, सो 243A, B, C एंड D। लिस्ट 2 क्या है? पावर एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा, रिजर्वेशन ऑफ पंचायत सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 3-tier पंचायती राज सिस्टम एंड 4th इज कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। अब मैंने उस वीडियो में भी करवाया था, वैसे भी आपको पता है कि जब हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले क्या आता है? ग्राम सभा। द फर्स्ट आर्टिकल विल रिलेट टू ग्राम सभा, दैट मीन्स दैट ए के साथ हमारा आएगा 1। तो ए के साथ 1 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 में है एंड ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट इसके बाद क्या रिजर्वेशन ऑफ पंचायत आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब बी के साथ 2 तो नहीं आएगा,
तो आप ऑप्शन में देखेंगे आप बी के साथ 2s का मतलब ये ऑप्शन तो है नहीं, ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। फिर भी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है बी के साथ 3 आएगा, तो बी के साथ 3 क्या है, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सी के साथ 4 कॉम्पोजिशन की उस पंचायत में होंगे कौन कौन होंगे, एंड डी सबसे लास्ट में इनमें से आएगा रिजर्वेशन ऑफ पंचायत सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। So option number 4 is correct, and the question is from unit 4 state and local administration, topic is 73rd constitutional amendment act, right? तो ये है आज के 5 questions. Now let's come to today's task. Now before that make sure you like this video, share it with your friends, and अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ओके। I will be coming with more and more content very soon, तो आपको सारी की सारी notifications मिल जाए, उसके लिए आप बेल बटन प्लीज दबा दीजिए। And today's task is, now you have to go through the list of all the functions mentioned in the 12th schedule. आपको 12वां जो शेड्यूल है, 12th शेड्यूल जो है, उसके अंदर फंक्शंस दिए हुए हैं। किसके फंक्शंस दिए हुए हैं, म्यूनिसिपैलिटी के जो फंक्शंस होते हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। 18 फंक्शंस की जो है आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप कहीं भी जाके आप चाहे तो किसी बुक में देख सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट की लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा, या फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं आइटम्स ऑफ 12th शेड्यूल, तो आपके पास 18 फंक्शंस आ जाएंगे। जस्ट हैव अ लुक एट दोज 18 फंक्शंस। जब आप उन 18 फंक्शंस को देखेंगे, आपको कोई ना कोई ऐसा फंक्शन जो जरूर होगा जो आपको लगेगा अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, अच्छा कि म्यूनिसिपैलिटी के पास ये काम भी होता है, ये फंक्शन भी होता है। तो वो वाला जो आपको फंक्शन है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है अलोंग विद टास्क डन। तो आप लिखेंगे टास्क डन और उसके बाद जो भी वो फंक्शन है। आई डू नॉट वांट द लिस्ट ऑफ कंप्लीट 18 फंक्शंस, मुझे कोई लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, बस आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू कि आप ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो और ऐसे करके जो आप क्वेश्चन करेंगे वो आपके माइंड में रहेगा और पेपर में सही होगा, राइट। तो बस आपने क्या करना है, उस लिस्ट को जाओ, 18 में से पक्का 1-2 तो ऐसे होंगे जब अच्छा ये म्यूनिसिपैलिटी में आता है, मुझे तो लगा ये रूरल एरिया में आता होगा, ठीक है, या ये मतलब ऐसा कुछ ना कुछ होगा जब स्ट्राइक करेंगे कि अच्छा ये भी म्यूनिसिपैलिटी करती है। तो वो वाले जो फंक्शंस आपको लगे वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, दोज यू हैव टू पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड make sure you do this, make sure, I'm telling you ये आपको बहुत काम आएगा, okay? So that's it for today's video. Thank you so much for watching and stay tuned till we meet next.